बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज के लेक्चर का टॉपिक बिल्ट इन फंक्शंस है। इस चैप्टर में जो बिल्ट इन फंक्शंस दिए हुए हैं उनमें से अक्सर बिल्ट इन फंक्शंस आप ऑलरेडी जो वो कर चुके हैं, तो आइए जो वो हम आज इनको स्टडी करते हैं। सबसे पहले तो ये कि बिल्ट इन फंक्शन एक्चुअली होता क्या है। तो ये फंक्शन की वो टाइप है जो कि ऑलरेडी लैंग्वेज के अंदर मौजूद होते हैं ये फंक्शंस, और हर वक्त ये अवेलेबल होते हैं, हम जब चाहें इनको इस्तेमाल कर सकते हैं। इनको बिल्ट इन फंक्शंस या लाइब्रेरी फंक्शंस का नाम दिया जाता है। बेसिकली ये जो फंक्शंस हैं जिनको हम बिल्ट इन फंक्शन कहते हैं, ये ऑलरेडी लैंग्वेज के अंदर इंक्लूड हैं और हर फंक्शन अपनी फंक्शनैलिटी के लिहाज से डिफरेंट हेडर फाइल के अंदर जो हो उसकी डेफिनेशन मौजूद है। ये जो हम हेडर फाइल्स इंक्लूड करते हैं, एक्चुअली इन हेडर फाइल्स के अंदर ही हमारे लाइब्रेरी फंक्शन मौजूद होते हैं। तो जिस लाइब्रेरी फंक्शन को हमने या बिल्ट इन फंक्शन को हमने यूज करना होता है, उससे रिलेटेड जो हेडर फाइल है जिसके अंदर उसकी डेफिनेशन लिखी गई है, हमें वो हेडर फाइल अपने प्रोग्राम में इंक्लूड करनी पड़ती है। एग्जाम्पल के तौर पे आप ये जो conio.h हेडर फाइल इंक्लूड करते हैं और इसके अंदर आप क्लियर स्क्रीन का फंक्शन जो वो यूज करते हैं, तो एक्चुअली जो क्लियर स्क्रीन CLR का जो फंक्शन है, ये इस conio.h जो हेडर फाइल है उसके अंदर जो इस फंक्शन की डेफिनेशन लिखी हुई है। तो हम जस्ट इसको कॉल करते हैं, हमें इसकी डेफिनेशन लिखनी नहीं पड़ती। वो जो पिछला चैप्टर था जिसमें आपने खुद फंक्शन बनाया, फंक्शन डिक्लेयर किया, उसकी डेफिनेशन लिखी, फिर आपने उसको कॉल किया, वो यूजर डिफाइन फंक्शंस थे, यानी वो फंक्शंस जो कि यूजर खुद डिफाइन करता है। लेकिन ये हम खुद नहीं डिफाइन करते, ये ऑलरेडी इन हेडर फाइल्स के अंदर डिफाइंड है, इसलिए इनको बिल्ट इन या लाइब्रेरी फंक्शंस का नाम दिया जाता है। यानी जो ऑलरेडी लैंग्वेज की लाइब्रेरी के अंदर जो वो मौजूद हैं और हम जस्ट जो हमें उनका नाम पता होना चाहिए और उनकी वर्किंग पता होनी चाहिए, और हम उसको जो वो बाय नेम कॉल करते हैं और उसकी वर्किंग जो वो जो भी उसकी वर्किंग होती है, चूंकि हेडर फाइल को हमने इंक्लूड किया हुआ होता है, उसके अंदर कंपाइलर को वो फंक्शन की डेफिनेशन मिल जाती है, तो उस डेफिनेशन के लिहाज से वो अपनी वर्किंग कंप्लीट कर लेता है। कोनियो को देखें, कोनियो स्टैंड फॉर कंसोल इनपुट आउटपुट हेडर फाइल है ये, और इसके अंदर जो पहला फंक्शन है वो क्लियर स्क्रीन का फंक्शन है। आप में से सबको जो पता है क्लियर स्क्रीन का फंक्शन क्या करता है, ये स्क्रीन को क्लियर करता है। इसी तरह से CLREOL बेसिकली ये जो फंक्शन है इसको क्लियर एंड ऑफ लाइन का नाम दिया जाता है। क्लियर एंड ऑफ लाइन ये फंक्शन क्या करता है, कहता है इट इज यूज्ड टू क्लियर द करंट लाइन फ्रॉम करंट कर्सर पोजीशन टू द एंड ऑफ द लाइन। यानी करंटली जिस लाइन पे कर्सर मौजूद है उस कर्सर की उस पोजीशन से लेकर जहां पर आपने ये क्लियर एंड ऑफ लाइन का फंक्शन यूज किया है, उस कर्सर की उस पोजीशन से लेकर इस फंक्शन तक की जितनी भी लाइनें होंगी वो सारी लाइंस एंड कर दी जाएंगी। मिसाल के तौर पे जैसे यहां पर एक प्रोग्राम उसने बनाया है, हेलो वर्ल्ड लिखा है। अब आपको पता है कि हेलो वर्ल्ड ऑफ C++ लिखा जाएगा तो कर्सर की पोजीशन यहां पर होगी, लेकिन जो ही /R लिखा जाएगा तो ये जो एस्केप सीक्वेंस है ये कर्सर को इस करंट लाइन के शुरू में ले जाएगा। ये जो /R है, कैरेज रिटर्न इसको कहते हैं। तो इसका लाइक जिस तरह से आप /n यूज करते हैं, तो वो एस्केप सीक्वेंस है, वो जो भी /n के आगे लिखते हैं वो न्यू लाइन पे भेज देता है। वैसे ही जो /R है ये क्या करता है कि ये कर्सर को इस करंट लाइन के स्टार्ट पे भेज देगा। तो अब यहां से लेकर कर्सर की इस पोजीशन से लेकर और ये जो क्लियर ये एंड ऑफ लाइन है, ये पूरी की पूरी लाइन जो एक्चुअली क्या हो जाएगी, क्लियर हो जाएगी। और उसके बाद आपको जो आउटपुट में नजर आना है वो सिर्फ पाकिस्तान नजर आना है। तो ये बेसिकली पूरी लाइन को एंड करने के लिए
क्लियर करने के लिए, एंड तक जो क्लियर करने के लिए इसको इस्तेमाल किया जाता है। फिर उसके बाद गेट ch, ये भी फंक्शन आपको जाना पहचाना है। गेट करेक्टर, कोई भी अगर आपने करेक्टर जो इनपुट करना है तो हम इस फंक्शन को जो यूज करते हैं। conio.h हेडर फाइल के अंदर जो ये इस फंक्शन की डेफिनेशन लिखी गई है। हम ये तकरीबन अपने प्रोग्राम की जो सेकंड लास्ट लाइन होती है वहां पर गेट ch लिखते हैं। अगर हम इसके अंदर जो करेक्टर है उसको किसी वेरिएबल के अंदर स्टोर करना चाहें तो ये यूं भी हम कर सकते हैं कि ch इक्वल टू गेट करेक्टर। तो जो भी हम यहाँ पर करेक्टर जो भी की प्रेस करेंगे वो ch के अंदर स्टोर हो जाएगा, लेकिन वो करेक्टर स्क्रीन पे आपको लिखा हुआ नजर नहीं आएगा। इसका प्रॉब्लम ये है कि आप जो की प्रेस करते हैं वो की रिकॉर्ड तो कर ली जाती है, इसके अंदर स्टोर कर लिया जाएगा, लेकिन वो आपको स्क्रीन पे नजर नहीं आएगा। और यू एंटर्ड, फिर अगर आप ch यहाँ पर प्रिंट आउट करवाएंगे तो वही करेक्टर दोबारा लिख दिया जाएगा। ये जो सेकंड लास्ट लाइन पे गेट ch हम लिखते हैं, ये भी हम जब की प्रेस करते हैं तो चूंकि इसको किसी वेरिएबल के इक्वल हमने नहीं किया हुआ तो वो फिर बस की जो हम प्रेस करते हैं वो की जो वो बस जो वेस्ट हो जाती है, उसको किसी जो मेमोरी के अंदर जो वो किसी वेरिएबल के अंदर जो वो हम स्टोर नहीं करते और ना ही हम उसको प्रिंट आउट करते हैं। आमतौर पे ये टर्बो सी का जो एडिटर है वो चूंकि हमें आउटपुट शो नहीं करवाता, तो हम अपनी ऊपर वाली जो लाइंस हैं इनकी आउटपुट देखने के लिए सेकंड लास्ट लाइन पे गेट ch लिख देते हैं कि हमें कंसोल जो वो नजर आ जाए और कंसोल पे जो हमारी आउटपुट है वो हमें नजर आ जाए। जो हमारे पास div है उसमें तो ऑलरेडी जो ये जो गेट ch है इसको लिखने की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि उसका जो कंसोल होता है उसमें ऑलरेडी जो हमें आउटपुट नजर आ रही होती है और वो बताता है कि इतना टाइम जो लगा है इस सारे प्रोग्राम को कंपाइल करते हुए। तो इससे हम जो प्रोग्राम बनाते हैं div में उसमें आमतौर पे गेट ch जो हम यूज नहीं करते। बहरहाल गेट ch जो ये एक करेक्टर, एक से ज्यादा करेक्टर नहीं हम स्टोर कर सकते। एक करेक्टर अगर हम इनपुट करना चाहते हैं तो हम इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। इन को यूज करने के बजाय गेट ch को जो यूज किया जा सकता है और फिर उस करेक्टर को जो वो हम मैनिपुलेट फर्दर कर सकते हैं। मैंने आपको बताया कि जो गेट ch है इसमें जो आप करेक्टर इनपुट करते हैं वो करेक्टर हमें कंसोल पे नजर नहीं आता जब हम इनपुट कर रहे होते हैं। आउटपुट तो हमें नजर आएगी, लेकिन जब हम करेक्टर एंटर कर रहे होते हैं तो वो करेक्टर हमें नजर नहीं आता। तो उसका एक अल्टरनेट है गेट ch e स्टैंड फॉर इको। आप जो भी कीबोर्ड से कोई भी की प्रेस करेंगे तो वो आपको स्क्रीन पे प्रिंट हुआ हुआ नजर आएगा। तो ये दोनों जो एक दूसरे के अल्टरनेट हैं, गेट ch भी यूज किया जाता है, गेट ch e भी यूज किया जाता है। तो अगर आप स्क्रीन पे एक करेक्टर की इनपुट लेना चाहते हैं तो आप जरूरी नहीं है कि आप इन को यूज करें, आप गेट ch e को जो वो यूज कर सकते हैं और आपको स्क्रीन पे वो करेक्टर लिखा हुआ नजर आएगा। और फिर अगर आप उसको चाहें प्रिंट आउट करना तो प्रिंट आउट भी कर सकते हैं। उसके बाद कीबोर्ड हिट है। कीबोर्ड हिट में वो कहता है कि जब तक आप कीबोर्ड से कोई जो वो की हिट नहीं करते, कोई की प्रेस नहीं करते, तो तब तक जो है वो ये जो फंक्शन है ये आपको जो वो 0 रिटर्न करेगा। अगर आप कोई कीबोर्ड से कोई भी की प्रेस कर देते हैं तो ये फिर उसकी जो नॉन जीरो वैल्यू यानी आमतौर पे जो 1 वैल्यू है वो आपको रिटर्न कर देगा। ये एक प्रोग्राम जो उसने यहाँ पर छोटा सा बनाया है व्हाइल लूप के अंदर, उसने यहाँ पर लिखा है नॉट कीबोर्ड हिट, यानी जब तक कीबोर्ड से कोई की प्रेस नहीं की जाती क्या प्रिंट आउट करते जाओ, सी आउट में लिखते हैं पाकिस्तान जिंदाबाद। तो अब ये टैब की लिखी है तो ये आपकी पूरी स्क्रीन पे जो वो पाकिस्तान जिंदाबाद वो लिखता जाएगा जब तक कि आप कीबोर्ड से कोई भी की प्रेस नहीं करते। यूं ही आपकी कोई की प्रेस करेंगे तो ये फंक्शन जो है वो ट्रू हो जाएगा और फिर जो व्हाइल लूप है ये चलना जो है बंद हो जाएगा। उसके बाद आ जाते जी हमारे पास गो टू XY है। गो टू XY बेसिकली स्क्रीन की कोई स्पेसिफिक पोजीशन पे अगर आप कर्सर को भेजना चाहते हैं तो इसको जो इस्तेमाल किया जाता है। गो टू XY, X बेसिकली जो वो हॉरिजॉन्टल जो वो पॉइंट को शो करता है और Y जो है ये
वर्टिकल पॉइंट को शो करता है। एक्स एक्सिस में जो हमारे पास जो कॉलम्स हैं वो 0 to 79 तक हैं, और जो वाई एक्सिस के अंदर जो हमारे पास रोज हैं वो 0 to 24 तक हैं। यानी आप इन बिटवीन जो एक्स की वैल्यू इसके दरमियान और वाई की वैल्यू आप इसके दरमियान जो सेट कर सकते हैं। तो ये एग्जांपल है यहाँ पर, ये देखिए उसने 0-0 पे लिखवाया पाकिस्तान जिंदाबाद, तो स्क्रीन के इस कॉर्नर पे जो आपको पाकिस्तान जिंदाबाद लिख दिया जाएगा, और फिर उसके बाद उसने लिखा है कि 1, यानी यहाँ पर जो उसने बता दिया कि फर्स्ट रो है, और फिर उसके बाद जो उसने बता दिया कि ये 50th कॉलम है। तो 50th कॉलम पे जाने के बाद जो वो आपको बता देगा कि यानी फर्स्ट रो पे जाके तो ऑलमोस्ट अगर 50th कॉलम ये आता है तो वहां पर जाके वो आपको उसकी वैल्यू शो करवा देगा। उसके बाद आ जाता है जी हमारे पास stdio.h हेडर फाइल है। बेसिकली जो stdio.h हेडर फाइल है कि हम सी लैंग्वेज में जो यूज करते हैं, आमतौर पर C++ के अंदर जो हम इसको यूज नहीं करते। बहरहाल कुछ इसके जो फंक्शंस हैं उनकी वर्किंग भी सेम एज इट इज जो फंक्शंस मैंने आपको रिसेंटली बताए हैं उनसे मिलती जुलती है। गेट CHAR है, गेट करेक्टर है, ये बिल्कुल जो गेट CH का जो अल्टरनेट है, बिल्कुल उसी तरह जिस तरह से गेट CH यूज किया जाता है वैसे ही गेट करेक्टर को भी जो हम यूज कर सकते हैं। तरीकेकार जो वही है कि आप वेरिएबल का नाम बता दें और उसको गेट करेक्टर का बता दें तो आप एक करेक्टर जो इसके अंदर इनपुट कर देंगे। पुट करेक्टर बेसिकली ये स्क्रीन पे जो हमने करेक्टर इनपुट किया था गेट करेक्टर की मदद से, उसको अगर आप स्क्रीन पे डिस्प्ले करना चाहें तो आप डिस्प्ले जो कर सकते हैं। आपने सिंपली जो पुट करेक्टर और आगे आपने वेरिएबल का नाम लिखना है तो वही करेक्टर जो स्क्रीन पे प्रिंट आउट कर देगा। अगर आप कोई उसको स्टैटिक जो करेक्टर कोई करेक्टर कांस्टेंट जो अगर आप उसको जो वो देना चाहते हैं तो आप सिंगल कोट्स के अंदर जो भी उसको करेक्टर देंगे वो करेक्टर जो स्क्रीन पे प्रिंट आउट कर दिया जाएगा। उसके बाद गेट्स और पुट्स हैं। सी लैंग्वेज के अंदर जो ये यूज किए जाते हैं, C++ के अंदर हम इनको यूज नहीं करते। गेट्स बेसिकली एक से ज्यादा अगर आप करेक्टर्स इनपुट करना चाहते हैं, यानी स्ट्रिंग जो अगर आप इनपुट करना चाहते हैं, फिर गेट्स का जो फंक्शन यानी गेट स्ट्रिंग का जो फंक्शन है उसको यूज किया जाता है। आप कर सकते हैं इसको यूज C++ के अंदर भी यूज कर सकते हैं, लेकिन ये कि आपको stdio.h जो हेडर फाइल है वो आपको इंक्लूड करनी पड़ेगी। इसी तरह से पुट्स है, जो स्ट्रिंग आपने इनपुट की है उसी स्ट्रिंग को अगर आप स्क्रीन पे डिस्प्ले करना चाहते हैं तो उसके लिए पुट्स यानी पुट स्ट्रिंग का फंक्शन है, और दोनों जो गेट्स वेरिएबल का नाम आपने बताना है तो ये इनपुट ले लेगा, जो इनपुट आप करेंगे वो उस वेरिएबल के अंदर स्टोर हो जाएगी, और वही वेरिएबल जो आपने इनपुट की है स्ट्रिंग वही जो वेरिएबल है वो आपने पुट्स में देना है तो वो वैल्यू जो है आपकी स्क्रीन पे प्रिंट आउट कर दी जाएगी। लाइक जैसे यहाँ पर देखें कैरेक्टर स्ट्रिंग जो यहाँ पर उसने एक अरे जो ले लिया है, करेक्टर टाइप की अरे लिया है क्योंकि स्ट्रिंग जो उसने यूज करना था यहाँ पर जो उसने लेंथ नहीं बताई है। आप यहाँ पर जो उसको इनिशियलाइज कर दें कि क्या जो वो हमारे जो करेक्टर्स हैं वो इसके अंदर जो स्टोर होने हैं। उसके बाद इस स्ट्रिंग को जो पुट्स के फंक्शन के थ्रू जो यहाँ पर जो प्रिंट आउट किया गया है, आप किस तरह से करते हैं, आप सी आउट की कमांड जो वो यूज करते हैं, और फिर जो आप अपने जो भी स्ट्रिंग या जो आपकी करेक्टर आउटपुट या न्यूमेरिक वैल्यू जो भी होती है वो आप सी आउट की मदद से करते हैं, क्योंकि वो सी आउट जो है ये C++ की जो वो कमांड है, जबकि जो गेट्स और पुट्स हैं ये बेसिकली आमतौर पे सी लैंग्वेज के अंदर यूज किए जाते हैं। बहरहाल आपने ये याद रखना है, जो गेट्स है ये स्ट्रिंग गेट करने के लिए और पुट्स जो है ये स्ट्रिंग प्रिंट आउट करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। गेट्स जो है ये इनपुट फंक्शन है, जबकि जो पुट्स है ये आउटपुट फंक्शन है। फिर उसके बाद कुछ मैथमेटिक्स से रिलेटेड जो फंक्शंस हैं, मैथमेटिक्स से रिलेटेड जितने भी फंक्शंस हैं उनको इस्तेमाल करने के लिए आपने math.h हेडर फाइल जो वो अपने प्रोग्राम में शामिल करनी है। सबसे पहले EBS का फंक्शन है एब्सोल्यूट वैल्यू। अगर आप किसी भी इंटीजर वैल्यू को एब्सोल्यूट वैल्यू अगर आप जो वो लेना चाहते हैं तो आप EBS का फंक्शन जो वो यूज कर सकते हैं।
एब्सोल्यूट वैल्यू क्या होती है कि अगर आप कोई भी वैल्यू माइनस के अंदर उसको देते हैं तो जो एबीएस फंक्शन है ये उसको पॉजिटिव के अंदर जो वो कन्वर्ट कर देता है। एफ एबीएस बेसिकली ये फ्लोटिंग पॉइंट के लिए जो इस्तेमाल की जाती है कि अगर कोई भी जो आपने उसको फ्लोट वैल्यू दे दिया, लाइक जैसे -5.5 दे दिए, तो एबीएस एफ एबीएस क्या करेगा, उसको 5.5 के अंदर यानी पॉजिटिव वैल्यू के अंदर कन्वर्ट कर देगा। ये एग्जांपल जो उसने यहाँ पर दी है कि पहले जो एक एन टीजर टाइप का नंबर ले लिया, फिर फ्लोट एफ जो नंबर उसने ले लिया, फिर एक नंबर जो इनपुट किया है, फिर फ्लोटिंग पॉइंट नंबर जो इनपुट किया है, दोनों देखें -5 और -3.8 यहाँ पर दिया गया है। अब जब उसने वैल्यू प्रिंट आउट करी है तो एबीएस और आगे उसको क्या एन पास कर दिया, तो यहाँ पर देखें एन नेगेटिव में था तो यहाँ पर उसने क्या कर दिया, इसको पॉजिटिव कर दिया। इसी तरह से एफ एबीएस को जो एफ की वैल्यू जो हमने यहाँ पर इनपुट की थी वो पास कर दिया, तो -3.8 को क्या कर दिया उसने एब्सोल्यूट वैल्यू यानी 3.8 के अंदर कन्वर्ट कर दिया। फिर उसके बाद स्टूडेंट्स दो बड़े इंपॉर्टेंट फंक्शंस हैं और बड़े कंफ्यूजिंग फंक्शंस हैं, वो है एक सील और दूसरा है फ्लोर। ये जो दोनों फंक्शंस हैं अक्सर जो वो एमसीक्यूज में या पेपर में जो वो आ जाते हैं या वाइवे में जो वो आपसे पूछे जाते हैं कि सील फंक्शन जो वो क्या करता है या फ्लोर फंक्शन अगर हम इस वैल्यू पर अप्लाई करें तो इसका जवाब क्या आएगा। तो ये समझ लें अच्छी तरह से कि ये क्या है। सील फंक्शन राउंड अ फ्लोट और डबल वैल्यू टू द नेक्स्ट इंटीजर, यानी इसने आपने अगर उसको कोई फ्लोट वैल्यू दी है तो फ्लोट वैल्यू को उसने नेक्स्ट इंटीजर के अंदर कन्वर्ट करना है। अब वो कन्वर्जन किस तरह से होती है, हमारे पास जो नंबर्स हैं वो दो तरह के होते हैं, एक पॉजिटिव नंबर होते हैं, एक नेगेटिव नंबर होते हैं। तो अगर पॉजिटिव नंबर आपने उसको दिया 10.5, ठीक है, 10.5 आपने उसको पॉजिटिव नंबर दिया और उस पर आपने सील का फंक्शन अप्लाई किया, तो सील इसको किस में कन्वर्ट कर देगा, नेक्स्ट इंटीजर वैल्यू के अंदर। तो नेक्स्ट इंटीजर वैल्यू क्या बनती है, 11 बनती है। आप इस ग्राफ से देख लें कि इस ग्राफ में क्या होता है कि जो पॉजिटिव नंबर्स होते हैं वो राइट साइड पे आगे को जाते हैं और जो नेगेटिव नंबर्स होते हैं वो लेफ्ट साइड पे आगे को जाते हैं। तो जो सील का फंक्शन है वो हमेशा राइट साइड पे जाता है, जबकि जो फ्लोर का फंक्शन है वो हमेशा लेफ्ट साइड पर जाता है। यानी अगर मैं 10.5 करता हूं और उस पर सील को अप्लाई करता हूं तो देखें 10 से आगे क्या आता है 11, तो हमें सील फंक्शन क्या रिटर्न करेगा 11। और अगर मैं 10.5 दे देता हूं और उस पर फ्लोर अप्लाई करता हूं तो वो 10.5 की बजाय क्या देगा, फ्लोर फंक्शन बेसिकली क्या करता है ये भी इंटीजर फॉर्म में है लेकिन ये ओरिजिनल वैल्यू से ग्रेटर नंबर नहीं हमें रिटर्न करता, ये उससे स्मॉलर नंबर देता है लेकिन देता ये इंटीजर फॉर्म में। तो अब 10.5 से ग्रेटर तो 11 हो जाता है, तो फिर 10.5 का जो इंटीजर फॉर्म होगी वो ओनली क्या होगी 10 होगी। यानी अगर मैं यहां पर इस ग्राफ की मदद से आपको समझाऊं कि फर्ज कर लें कि हमारे पास ये है 3.5, तो 3.5 -3.5 है जी, -3.5 ये -3 है और ये इधर चल के जाएगा -4 तक, तो 3.5 इसके दरमियान में आता है। अगर 3.5 पर मैं सील अप्लाई करूंगा तो राइट साइड पर ये जाएगा, तो राइट साइड पे क्या है -3 है, सील का फंक्शन -3 रिटर्न करेगा। और अगर फ्लोर का फंक्शन मैं अप्लाई करूंगा 3.5 पे तो वो जाएगा लेफ्ट साइड पे, तो वो आपको रिटर्न करेगा -4। ये देखेंगे -4 और ये -3। इसी तरह से अगर यहां पर हम आ जाते हैं -2.9 पे, तो -2.9 किधर आता है, यहां पर आता है -2.9, यानी 2.1 2.2 और ये -2.9 यहां पर आता है। इस पर सील अप्लाई करेंगे तो सील राइट साइड पे जाएगा, ये देगा आपको -2, और फ्लोर अप्लाई करेंगे तो ये लेफ्ट साइड पे देगा, ये देगा आपको -3। ये देखिए -3 और ये -2 सील। ऐसा -1.1 है, अगर ये 1 है ये -1 है और गालिबन ये 1.1 होगा, तो 1.1 पे सील अप्लाई करेंगे तो राइट साइड पे जाएगा, राइट साइड पे जो इंटीजर फॉर्म है वो है -1, तो ये देखिए ये सील आपको -1 रिटर्न करेगा। और फ्लोर पे जब जाएंगे तो फिर लेफ्ट साइड पे जो
हमारे पास इंटीजर आता है वो है -2, तो -2 आपको रिटर्न कर दिया। फिर इस तरह से 1.1 है। अब 1.1 ये पॉजिटिव नंबर है तो इसने राइट साइड पे जाना है, तो 1.1 का सील चूंकि राइट साइड पे मैंने आपको कहा जाएगा तो इसका इंटीजर फॉर्म होगा 2 और फ्लोर होगा 1। ये देखें फ्लोर 1 है और सील जो है वो क्या है 2 है। इस तरह 2.9 अगर आता है, यहां पर है 2.9, तो 2.9 सील आपको क्या रिटर्न करेगा 3 और फ्लोर आपको क्या रिटर्न करेगा 2, 3 और 2। 3.5 है अगर ये 3.5, तो 3.5 सील आपको रिटर्न करेगा 4 और फ्लोर आपको रिटर्न करेगा 3। ये देखिए फ्लोर 3 और सील 4। तो यही चीज यहां भी आपको समझाई गई है कि 10.5 का जो सील है वो नेक्स्ट इंटीजर जाएगा 11 पे, जबकि -10.5 का जो सील है वो आपको मिलेगा -10 पे। इस तरह से फ्लोर अगर आपको जो वो मिलता है 10.5, तो चूंकि इसने लेफ्ट साइड पे जाना है तो लेफ्ट साइड पे जाएगा, तो 10.5 से कम जो वैल्यू जो इंटीजर फॉर्म बनती है वो है 10। और अगर फ्लोर -10.5 है तो मैंने आपको बताया कि माइनस वाली वैल्यूज आपकी यहां पर जाती हैं, तो 10.5 और 10.5 के बाद 11, तो ये देखें ये -11 जो उसने आपको रिटर्न किया। तो ये थोड़ी सी कंफ्यूजिंग है, लेकिन अगर आप इस ग्राफ को जहन में रखेंगे तो इस ग्राफ को जहन में रखने के लिए आप ये जहन में रखें कि कोई भी वैल्यू हो सील राइट साइड पे जाना है, उससे नेक्स्ट जो भी इंटीजर फॉर्म होगी वो सील आपको रिटर्न करेगा और उससे पिछली फॉर्म जो होगी वो फ्लोर। इस तरह से नेगेटिव वैल्यू में भी जो सील है वो राइट साइड पे जो हो जाएगा और फ्लोर जो है वो लेफ्ट साइड पे जाएगा। ये उसने एक प्रोग्राम बनाया हुआ है, आप इसको खुद भी जो है बनाकर देख सकते हैं। उसके बाद कॉज है, आपका जाना पहचाना फंक्शन है। कोसाइन वैल्यू अगर आप फाइंड आउट करना चाहते हैं, साइन है, tan है, सिंपली आप ये फंक्शन लिखें और उसको वो नंबर जो पास कर दें तो उसका साइन कॉज और tan जो वो आपको कैलकुलेट करके दे दिया जाएगा। लॉग वैल्यू अगर आप फाइंड आउट करना चाहते हैं, लॉगरिथम या लॉग बेस 10, यानी ये जो सिंपल लॉग है ये नेचुरल लॉग कहलाता है और जो बेस 10 लॉग है उसके लिए log 10 का जो फंक्शन है वो यूज किया जाता है। उसके बाद ये आगे एक छोटा सा प्रोग्राम बनाया हुआ है आपकी प्रैक्टिस के लिए कि आपको जो पता चल जाए कि ये फंक्शन जो वो किस तरह से यूज किए जाते हैं। सिंपली फंक्शन का नाम लिखना है, उसको पैरामीटर पास कर देना और उसकी जो आउटपुट है वो आपको यहाँ पर स्क्रीन पे नजर आ जानी। ये प्रैक्टिस के लिए जो वो आप खुद बना सकते हैं और आप इसको जो बनाकर देख सकते हैं। फिर उसके बाद एफ मॉडुलस है। अगर आपको याद हो तो आपने मॉडुलस ऑपरेटर पढ़ा था, जो परसेंटेज का साइन था, जो रिमाइंडर आपको देता है। बेसिकली जो एफ मॉड है ये फ्लोटिंग पॉइंट जो हमारे पास वैल्यूज होती हैं, दो फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यूज का जो वो अगर आप उसको दे देते हैं, इसको पास कर देते हैं दो फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यूज, तो उनका जो डिवाइड करने के बाद रिमाइंडर आता है वो आपको रिटर्न करता है। सिंटैक्स इसका क्या है, एफ मॉड है x, y। x जो है न्यूमरेटर है और जो y है ये डिनोमिनेटर है, यानी ये वो वैल्यू है जिस पर जो वो जिसको डिवाइड किया जाना है। लाइक जैसे 3/4 अगर मैं लिखता हूं तो ये जो वैल्यू आपने ये फ्रिक्शनल पॉइंट की जो ऊपर साइड पर वैल्यू होती है उसको न्यूमरेटर कहते हैं और जो डाउन साइड पे वैल्यू होती है उसको डिनोमिनेटर कहते हैं। तो ये आपको जो वैल्यू रिटर्न कर देगा। लाइक जैसे ये देखें 5.3 और 2.5 उसने जो वो दिया है और इसका जो रिमाइंडर है उसने बताया कि 0.3 जो इसका डिवाइड करने के बाद रिमाइंडर आता है, तो वो उसने जो वो आपको यहाँ पर शो करवा दिया। फिर उसके बाद पावर का फंक्शन है। अभी रिसेंटली मैंने आपको जो लास्ट लेक्चर दिया था उसमें मैंने बताया था, हमने एक रिकर्सिव फंक्शन बनाया था पावर का। तो पावर अगर आप कैलकुलेट करना चाहते हैं तो ये बिल्ट इन फंक्शन भी है, आप इसको भी जो यूज कर सकते हैं। आप उसको बता दें कि लाइक अगर मैं कहता हूं कि 2⁵ मैंने कैलकुलेट करना है, तो जो x है वो बेसिकली नंबर को शो करता है और जो y है ये पावर को शो करता है। तो आप इसको जो वो
इस्तेमाल कर सकते हैं, लाइक जैसे फर्स्ट एंटर फर्स्ट इंटीजर, एंटर सेकंड इंटीजर, तो यहाँ पर ये 3 रेज़ टू पावर 2 कैलकुलेट किया जाएगा। अगर मैं यहाँ पर इसको ए और बी पास करता हूँ तो वो हमें जो वो रिटर्न कर देगा। फिर उसके बाद स्क्वायर रूट का फंक्शन है। स्क्वायर रूट अगर आप जो फाइंड आउट करना चाहते हैं तो आप जो वो स्क्वायर रूट जो फाइंड आउट कर सकते हैं। अंडर रूट आपने देखा होगा कि अंडर रूट कैलकुलेट करने के लिए जो हमारे पास फंक्शन है वो है SQRT स्क्वायर रूट। तो आपने उसको नंबर देना है, उस नंबर का स्क्वायर रूट जो वो आपको कैलकुलेट करके शो करवा दिया जाएगा। उसके बाद स्टूडेंट्स जो हमारे पास फंक्शंस हैं ये बेसिकली टाइप फंक्शंस इनको कहा जाता है। ये एक वैल्यू को जो वो बताते हैं कि आया ये चेक करते हैं कि ये वैल्यू आया ये है कि नहीं है, यानी ये आपको जो वो नॉन जीरो वैल्यू जो रिटर्न करते हैं, अगर उनको अपनी रिक्वायर्ड वैल्यू मिल जाती है अदरवाइज वो जीरो रिटर्न करते हैं। मिसाल के तौर पे यहाँ पर ये जो इज अ लेटर और नंबर इज अ एल नम लिखा हुआ है, तो ये बेसिकली क्या करता है, वो ये चेक करता है कि आया जो नंबर इसको जो वैल्यू पास की गई है, जो इसको पैरामीटर पास किया गया है, उस पैरामीटर के अंदर कोई लेटर है या ये कोई डिजिट है। इसी तरह से ये जो इस अल्फा का फंक्शन है ये आपको बताता है कि आया इसको कोई जो पैरामीटर पास किया गया वो कोई लेटर था या वो लेटर नहीं था। तो अगर तो वो कोई लेटर हो तो वो जो वो आपको जो 1 रिटर्न कर देता है, और अगर वो लेटर ना हो तो फिर वो आपको जो वो 0 जो वो रिटर्न कर देगा। तो बेसिकली ये यूं ही समझने कि ये बूलियन फंक्शंस हैं जो कि आपको 0 या 1 रिटर्न करते हैं। 1 आपको रिटर्न करेंगे अगर वो अगर आपने वाकई इसको कोई लेटर जो वो पास कर दिया इस अल्फा को, तो फिर वो 1 रिटर्न कर देगा, अदरवाइज वो 0 रिटर्न कर देगा। उसके बाद इज कंट्रोल, यानी जो करेक्टर वहां पर दिया गया क्या वो कोई कंट्रोल करेक्टर था। अगर तो वो कोई कंट्रोल करेक्टर था तो फिर जो वो आपको जो 1 रिटर्न कर देगा, और अगर वो कोई कंट्रोल करेक्टर नहीं था तो वो आपको 0 रिटर्न कर देगा। फिर इसी तरह से इस डिजिट आपने उसको जो कोई पैरामीटर पास किया क्या वो कोई 0 से लेकर 9 तक नंबर था। अगर तो कोई नंबर था तो आपको 1 रिटर्न कर देगा, अदरवाइज 0 रिटर्न कर देगा। आपने जो वैल्यू इसको पास की वो क्या लोअर केस में थी, यानी लोअर लेटर्स थे। अगर तो वो लोअर लेटर्स थे तो वो आपको 1 रिटर्न कर देगा, अदरवाइज 0 रिटर्न कर देगा। इसी तरह इज अपर केस चेक करता है, ये लोअर केस चेक करता है। इज प्रिंट का मतलब ये कि क्या जो उसको पैरामीटर दिया गया क्या वो कोई प्रिंटिंग करेक्टर था, यानी ऐसा करेक्टर था जो कि प्रिंटेबल है, यानी स्पेस भी उसके अंदर इंक्लूड है। अगर तो है तो वो 1 रिटर्न कर देगा, अदरवाइज 0 रिटर्न कर देगा। फिर इज पंक्चुएटर कि उसको जो पैरामीटर पास किए गए क्या वो कोई पंक्चुएटर करेक्टर था। पंक्चुएटर बेसिकली डेलिमीटर्स को कहते हैं, यानी ये जो ब्रैकेट्स होती हैं, पैरेंथेसिस या जो कर्ली ब्रैकेट्स या ये जो बड़ी ब्रैकेट्स होती हैं, इनको पंक्चुएटर का नाम दिया जाता है। फिर इसी तरह से इज स्पेस का जो फंक्शन है ये क्या करता है कि वो चेक करता है कि क्या जो पैरामीटर पास किया गया वो कोई टैब है, ठीक है, उसके अंदर कोई टैब है, या वो कोई लाइन फीड, यानी वो जो आपने स्लैशन जो आपने यूज किया था। फॉर्म फीड का मतलब ये कि आपने /f जो यूज किया है, या रिटर्न यानी कैरेज रिटर्न जिसको कहते हैं, वो जो कर्सर को करंट लाइन के स्टार्ट में भेजने वाला जो एस्केप सीक्वेंस होते हैं, या वो कोई स्पेस। तो ये चीजें जो चेक करने के लिए इस स्पेस का फंक्शन जो यूज किया जाता है। इज एक्स डिजिट बेसिकली ये हेक्साडेसिमल डिजिट को चेक करता है। जो हेक्साडेसिमल वैल्यूज होती हैं आपने डीएलडी में पढ़े होंगे 0 to 9 तक, और ए से लेकर एफ तक, कैपिटल ए से एफ तक या स्मॉल ए से एफ तक, ये हमारे हेक्साडेसिमल नंबर्स होते हैं। तो हेक्साडेसिमल वैल्यू को ये चेक करता है कि आया जो करैक्टर इसको दिया गया वो कोई हेक्साडेसिमल जो करैक्टर था या नहीं था। तो ये वो फंक्शंस थे जो कि बेसिकली बूलियन फंक्शंस थे, और ये चेक करने के लिए जो वो इस्तेमाल किए जाते थे। आगे इसने ये एक प्रोग्राम बनाया हुआ है, आप एक करैक्टर जो वो आपसे जो वो इनपुट करता है, और फिर उस करैक्टर पे जो
वो डिसीजन लेता है कि अगर तो वो कैरेक्टर जो है वो 0 के बराबर नहीं है तो फिर बता दो कि वो अल्फा न्यूमेरिक है, और अगर वो 0 के बराबर है तो एल्स में बता दो कि वो ये अल्फा न्यूमेरिक है और ये अल्फा न्यूमेरिक नहीं है। इसी तरह से वो कैरेक्टर को जो वो 0 के साथ जो वो कंपेयर कर रहा है कि वैल्यू जो हो अगर तो 0 है तो फिर ये बता दो, अगर वैल्यू 0 नहीं है तो फिर आप उसको ये बता दो। सिर्फ फंक्शंस जो यहाँ पर चेंज है, ये इज अ लेटर नंबर का फंक्शन यूज कर लिया गया, यहाँ पर इज अल्फा का फंक्शन यूज कर लिया गया, इज डिजिट का फंक्शन यूज कर लिया गया। तो कैरेक्टर तो आपने एक ही देना है, तो उसी कैरेक्टर पर ये सारे फंक्शन जो वो अप्लाई कर दिए कि क्या ये डिजिट है या ये कोई अल्फा बेट है या ये कोई जो वो लेटर या कोई नंबर है। और इसी तरह से जो बाकी भी जो फंक्शंस थे एट वंस जो वो उसने सारे के सारे जो वो बता दिए कि वो ये कोई लोअर केस था, लोअर केस के अंदर कैरेक्टर था या अपर केस के अंदर कैरेक्टर था। ये आप एक प्रोग्राम जो वो डेव में बना के जो वो देख सकते हैं, आपको पता चल जाएगा कि ये वाले फंक्शन जो वो यही जो वो आपको रिटर्न करते हैं। फिर उसके बाद जो हमारे पास फंक्शन है वो टू आस्की का फंक्शन है। ये बेसिकली जो हम कैरेक्टर उसको पास करते हैं, उस कैरेक्टर को उसका जो आस्की कोड है उसके अंदर जो वो कन्वर्ट कर देता है। वो कहते हैं टू कन्वर्ट अ कैरेक्टर टू एन आस्की कैरेक्टर इफ द कैरेक्टर इज ऑलरेडी अ वैलिड कैरेक्टर इट रिटर्न अनचेंज्ड। मिसाल के तौर पे टू आस्की और CH के अंदर अगर आप यहाँ पर ए जो लिखते थे तो ए का जो भी आस्की कोड होगा वो आपको वहां पर शो करवा दिया जाएगा। ये देखें, ये उसने जो एग्जांपल आपको दी हुई है, इसी तरह से टू लोअर की जो वो एग्जांपल है कि अगर आप उसको कोई कैरेक्टर दे देते हैं और वो अपर केस में है और आप उन कैरेक्टर्स को लोअर केस के अंदर जो वो कन्वर्ट करना चाहते हैं, फिर आप टू लोअर का फंक्शन जो वो यूज कर लें। या टू अपर का फंक्शन है कि अगर आपने लोअर केस में जो उसको जो कैरेक्टर्स दिए और वो उन कैरेक्टर्स को जो वो अपर केस के अंदर कन्वर्ट करना चाहता है, तो ये सारे जो फंक्शन थे, ये C टाइप हेडर फाइल है, उसको जो वो आपको इंक्लूड करना पड़ेगा और फिर आप इन फंक्शंस को यूज कर सकते हैं। उसके बाद ये उसने एक प्रोग्राम जो वो बनाया हुआ है, और या प्रैक्टिस के लिए जो प्रोग्राम बना सकते हैं इस पे लोअर केस और जो अपर केस के जो फंक्शंस थे वो उसने यहाँ पर जो यूज किए हुए हैं। बेसिकली इस तरह के जो प्रोग्राम्स हैं ये आते तो नहीं है, लेकिन ये MCQs में आपसे पूछे जा सकते हैं कि टू लोअर केस, इसका जवाब जो वो क्या आएगा, वो आउटपुट जो वो आपसे पूछ सकते हैं। तो इसे आपके कॉन्सेप्ट जो वो क्लियर होने चाहिए कि अगर आप इस फंक्शन को यूज करते हैं तो ये हमें रिटर्न क्या करता है, इतना जो आपको पता होना चाहिए और आपको इसका नाम पता होना चाहिए। ये भी पूछ सकते हैं कि अगर हमने एक कैरेक्टर को जो वो लोअर केस में कन्वर्ट करना है, उसके लिए जो फंक्शन है वो कौन सा फंक्शन जो हम यूज करते हैं, या वो फंक्शन कौन सी हेडर फाइल के अंदर जो वो लिखा गया है। तो ये चीजें जो वो आपने यहाँ पर ये याद रखनी है कि C टाइप की जो हेडर फाइल है उसके अंदर ये सारे फंक्शन जो वो मौजूद है। तो डियर स्टूडेंट्स, ये हमारा आज का लेक्चर था। इसके साथ ही ये जो बिल्ट इन फंक्शंस का चैप्टर था वो भी कंप्लीट हो जाता है। आई होप कि आपने जो आज का लेक्चर अंडरस्टैंड कर लिया होगा। जितने भी इसमें प्रोग्राम बने हुए हैं उनको आप प्रैक्टिस के तौर पर जो वो कर सकते हैं, ताकि आपको बिल्ट इन फंक्शंस का बेटर नॉलेज जो मिल जाए कि इन फंक्शंस की वर्किंग क्या है। तो इसके साथ ही हमारा आज का लेक्चर जो वो एंड होता है। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।